अभी तक हम फोरफीचर कर रहे थे ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। आज हम करेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। कह रहे तो उससे क्या चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा अभी क्या चेंज हो जाएगा। अगर आपने शेयर्स ओरिजिनली इशू करे थे प्रीमियम पे, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो आपको प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर नहीं मिला तो अलग ट्रीटमेंट है। पहली बात, क्वेश्चन रीड करेंगे, पता चल जाएगा उसमें प्रीमियम एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। इशू के टाइम नहीं करता था तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो हम पूरा कर ही चुके हैं। प्रीमियम एग्जिस्ट करता था, उसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं कि प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम अगर मिल गया तो क्या एंट्रीज रही होंगी, जर्नल एंट्रीज। जब पैसे ड्यू थे तो मनी ड्यू अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सेपरेट अकाउंट में जाता है प्रीमियम का पैसा। फिर जब पैसे मिले होंगे तो बैंक टू अलॉटमेंट। बेसिकली जो प्रीमियम आपको मिला वो कैपिटल में क्रेडिट ही नहीं हुआ था, वो तो एक सेपरेट अकाउंट में चला गया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो फोरफीचर के टाइम उसको इग्नोर कर देंगे कि प्रीमियम कभी था भी। मतलब आप फोरफीचर की एंट्री वैसे पास करेंगे जैसे पार की करते हैं। शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, जो एंट्रीज पास करते हैं एग्जैक्टली सेम एंट्री हो जाएगी प्रीमियम में भी, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला या नहीं मिला? जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, अगर उस स्टेज के पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। अगर उस स्टेज के पैसे नहीं मिले तो प्रीमियम नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू था, अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं तो प्रीमियम मिल चुका है। अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू था, अलॉटमेंट मनी ही नहीं मिली तो प्रीमियम नहीं मिला। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि प्रीमियम मिला या नहीं मिला? समझ आ गया? यस सर। जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था उस स्टेज के अगर पैसे मिल चुके हैं तो आपको प्रीमियम मिल चुका है। अगर उस स्टेज के ही पैसे नहीं मिले तो आपको प्रीमियम नहीं मिला। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं हम? इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, if the call with which the premium was due has been received, it is implied that the premium must have been received. जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, अगर उस स्टेज के पैसे मिल चुके हैं तो प्रीमियम आपको मिल चुका है। In this case, the journal entry at the time of forfeiture, will be passed in the same manner as it was passed when the shares were originally issued at par. That is, we will ignore premium at the time of forfeiture of shares. तो exactly same हो गया। फिर तो जो हम पार में कर रहे थे वही करेंगे। क्या एंट्री है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू forfeited shares. शेयर कैपिटल debited with the face value. It is debited with the face value of called up portion. It is debited with the face value of called up portion. कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ओके, ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं इसी चीज पे। DCC Limited forfeited 500 shares for non-payment of first and second call. Amount was payable 2 on application, 5 including premium. तो 3 + 2
फेस वैल्यू 3, प्रीमियम 2, फर्स्ट कॉल 4, सेकंड कॉल 1, तो 2 + 5 7 4 11 12 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिली, तो उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम था, प्रीमियम मनी मिल चुकी है, अलॉटमेंट मनी मिल चुकी है, तो अगर अलॉटमेंट मनी मिल चुकी है तो प्रीमियम मिल चुका है। तो अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफीचर के टाइम उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब एंट्री के पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू फॉरफिटेड शेयर्स। 500 शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। आपने तो पूरे पैसे मांगे, तो 10 रुपए फेस वैल्यू, 5000 रुपीज मांगे थे। एरियर्स क्या नहीं मिला? एरियर्स फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 + 1 5 रुपीज नहीं मिले। एरियर्स 500 into 5 2500 नहीं मिले। फॉरफिटेड शेयर्स कितने मिले? 500 into 5। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला? ध्यान से देखना, बस इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देना। डाउट आ सकता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिली, बट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फेस वैल्यू प्रीमियम, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 + 2, फर्स्ट कॉल 4, सेकंड कॉल 1। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिली तो डाउट आएगा कि एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट तो 5 रुपीज है, तो आपको टोटल पैसे मिले कितने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुकी है, तो आपको पैसे मिले कितने? बोलो जल्दी। So 7. 7 रुपीज मिले। लेकिन यही तो रूल समझना है कि अगर प्रीमियम मिल चुका है, अगर प्रीमियम मिल चुका है, कह रहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा रहेगा, फॉरफीचर के टाइम उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। तो अगर मैं प्रीमियम को इग्नोर कर दूं तो कितने पैसे मिले मुझे? 5. तो फॉरफीचर में 5 जाएगा। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसको इग्नोर करेंगे, हम फॉरफीचर की एंट्री ऐसे पास करेंगे जैसे प्रीमियम कभी था ही नहीं। तो ध्यान से देखना, although the money received was application 2, allotment 5, तो टोटल 7 रुपीज मिले थे। 500 into 7 35 नॉर्मली तो ये मिला था हमें सिनेरियो। बट एज पर रूल प्रीमियम रिसीव्ड मस्ट बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर if the premium has been received. Therefore, the amount received will be taken as, the amount received will be taken as, amount received will be taken as application 1000, allotment 2500 total थे, 2 रुपीज प्रीमियम था। तो समझ आया 2500 कैसे आया 3500 की जगह? Yes, sir. प्रीमियम को इग्नोर कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल नॉट बी मर्ज्ड विद द अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट फॉरफिटेड में था जो पैसे आपको मिल चुके हैं, कह रहे तो 7 रुपीज मिल चुके थे, तो प्रीमियम हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। उसकी लिमिटेशंस है कहाँ वो यूज हो सकता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ही पड़ा रहेगा। फॉरफीचर तो अलग पॉइंट है, वो तो डिस्काउंट और रीइश्यू पे भी यूज हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, वो मर्ज नहीं कर सकते। It cannot be used to give discount at the time of reissue, and therefore it is kept in a separate account, securities premium reserve, even after the forfeiture of shares. तो क्या करा हमने? Forfeiture of shares originally issued at a premium, but the premium has been received. अब इस पे क्वेश्चन करेंगे।